Hello and welcome you all in Study Darbar, the gateway to fulfill your dreams. Hi, this is Abhishek Tiwari and I'm here with a new video of academic series from class 10th geography part, chapter 5, minerals and energy resources. So in this chapter we are going to discuss about this chapter. So minerals and energy resources. We all know in class 7th and 8th we have studied about what are minerals, what are energy resources. Then we have also discussed about energy resources are of two types, conventional and non-conventional. फाइन. सो इस चैप्टर में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे. सो इस चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले आई वुड लाइक टू आस्क यू टू काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल इफ नॉट येट सब्सक्राइब्ड एंड डू प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट information regarding the new videos or of channel. So what are the objectives? What we have to cover in this chapter are various type of minerals as well as their uneven nature of distribution and explain their need for their judicious utilization. इसमें हम पढ़ेंगे कि मिनरल कितने टाइप के होते हैं और किस किस जगह पे वो ज़्यादा मिलते हैं और कहाँ पर उनकी बहुलता कम है. अपार्ट फ्रॉम दैट उनका किस तरीके से हमें जुडिशियस यूटिलाइजेशन करना है इसके बारे में. डिस्कस वेरियस टाइप ऑफ कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज एंड देयर यूटिलाइजेशन. सो दैट्स वाई minerals are important to us. These are some things which makes the minerals importance in our life. हमारी लाइफ में मिनरल्स की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों है, वो हम देख रहे हैं. वी ऑल नो मिनरल्स हम अपने डे टू डे लाइफ में हर जगह डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूज़ करते हैं. हम जहाँ पर बैठे हैं, हम जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ मिनरल्स विच वी फाइंड इन आर नेचर. मिनरल्स आर एन इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ अ लाइफ, जिसे हम अलग नहीं कर सकते अपनी ज़िंदगी से. Almost everything we use, from a tiny pin to a towering building or a big ship, all are made from minerals. The railway lines and the tarmac, that is paving of the roads, are implements and machinery too are made from minerals. Cars, buses, trains, airplanes are manufactured from minerals and run on power sources derived from the earth. Even the food that we eat contains minerals. Obviously जो हम खाते हैं उसमें मिनरल होता है. लोग बोल देते हैं आपको आयरन की कमी है. आयरन डजंट मीन कि आप लोहा कल से चबाने लगो. हमारे जो ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं उनमें मिनरल्स की बहुलता होती है, जो खाने से आपके ब्लड हीमोग्लोबिन में बढ़ोतरी होती है. सो इन ऑल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ह्यूमन बीइंग हैव यूज्ड मिनरल फॉर देयर लाइवलीहुड, डेकोरेशन, फेस्टिविटीज, रिलीजियस एंड सेरेमोनियल राइट्स. नाउ mineral as a homogeneous naturally occurring substance with a definable internal structure. Occurrence of mineral. अब हम देखते हैं कहाँ कहाँ मिलते हैं मिनरल. इन igneous and metamorphic rocks, metamorphic rock और igneous rock में आपको मिनरल्स मिलते हैं. इन sedimentary rocks means rocks कोई भी हो, हर rocks में आपको मिनरल्स पाए जाते हैं. Evaporation, residual mass of weathered material, alluvial deposits और प्लेसर डिपॉजिट्स. क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल. बेसिकली मिनरल्स आर ऑफ, ब्रॉडली अगर हम देखते हैं दो टाइप के होते हैं. दैट एनर्जी रिसोर्सेज को हम अलग कर दें तो एक होता है मेटालिक, दूसरा होता है नॉन मेटालिक. जिसमें मेटल्स पाए जाते हैं उस मिनरल में, जिसमें मेटल की बहुलता हो या मेटल प्रेजेंट हो, उसे हम कहते हैं मेटालिक मिनरल्स, और जिसमें नहीं होते हैं उसे हम कहते हैं नॉन मेटालिक मिनरल्स. एंड थर्ड ऑफ ऑलमोस्ट एवरीवन नोज एनर्जी रिसोर्सेज, आयरन ओर. टू टाइप ऑफ आयरन रोल्स बेसिकली मिलते हैं, मैग्नेटाइट एंड हेमेटाइट. Magnetite is the finest iron ore with a very high content of iron up to 70%. Ore का मतलब होता है कच्चा, जो कच्चा लोहा में मिलता है ज़मीन पे. ज़मीन से हम खुदाई करते हैं, डिग करते हैं माइंस के थ्रू. जब हमें कच्चा लोहा मिलता है उससे फिर हम उसको कन्वर्ट करते हैं इनटू आयरन स्टील इंडस्ट्री में, लोह इस्पात जिसे कहते हो वहाँ पर. तो एक होता है मैग्नेटाइट. मैग्नेटाइट में जो कंटेंट होता है, प्रेजेंस होता है आयरन का, वो 70% होता है अप्रॉक्सीमेटली या उससे ज़्यादा. इट हैज़ एक्सीलेंट मैग्नेटिक क्वालिटीज़, स्पेशली वैल्यूएबल इन द इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज. दैन हेमेटाइट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल आयरन और इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी यूज्ड, बट हैज़ अ स्लाइटली लोअर आयरन कंटेंट दैन मैग्नेटाइट, 50 to 60%. मतलब जो हमें हेमेटाइट मिलता है, हेमेटाइट ओर में 50 से 60% हमें लोहा मिलता है. फाइन. लेकिन सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल यूज़ जो होता है आज की डेट में वो हेमेटाइट का होता है, क्योंकि वो हमें ज़्यादा भी मिलता है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन ओर. बेसिकली अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो 4
प्रोमिनेंट जगह हैं, बेल्ट्स हैं जहाँ पे आयरन ओर की बहुलता मिलती है। फर्स्ट उड़ीसा झारखंड बेल्ट, दुर्ग बस्तर चंद्रापुर बेल्ट, दुर्ग बस्तर इट इज इन छत्तीसगढ़। दैन बिलारी चित्रदुर्गा चिकमंगलूर एंड तुमकुर बेल्ट। दैन महाराष्ट्र एंड गोवा। दीज आर सम प्लेसेस। वही जो हमने देखा उसको मैप में देख ले रहे हैं। मयूरभंज वी आर गेटिंग इट इन उड़ीसा, दिख रहा है आपको। दुर्ग छत्तीसगढ़, बेलाडीला छत्तीसगढ़, दिस इज वेलारी इन महाराष्ट्र, नॉट इन महाराष्ट्र, कर्नाटका। देन कुंदरमुख, दिस इज ऑल्सो इन कर्नाटका। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन ओर। 4 मेजर बेल्ट्स हमने अब भी देखा, वो फिर से पढ़ लेते हैं। चारों नाम आप देख लीजिए। उड़ीसा झारखंड बेल्ट, दुर्ग बस्तर चंद्रापुर, बेलारी चित्रदुर्गा चिकमंगलूर, तुमकुर बेल्ट, देन महाराष्ट्र एंड गोवा बेल्ट। फाइन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉपर सेकेंड। कॉपर हम देख लेते हैं। अगर हम मध्य प्रदेश में देख रहे हैं तो जो हमारा बालाघाट है, सबसे ज़्यादा कॉपर मध्य प्रदेश में अगर कहीं मिलता है तो बालाघाट में मिलता है। फाइन, मध्य प्रदेश में। झारखंड में सिंहभूम है एंड खेतरी माइन इज इन राजस्थान। फाइन। दैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉक्साइट, उड़ीसा कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में मिलता है। मध्य प्रदेश अमरकंटक प्लेट्यू कटनी मैकल हिल्स में मिलता है। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर में मिलता है, बिलासपुर में। दीज आर द प्लेसेस, यू कैन सी इट इज है। मैप से पढ़ने से फ़ायदा ये होता है कि आपको वो जगह परमानेंटली याद हो जाती है, क्योंकि इमेज आपके अंदर एक जनरेट होती है। जब आप एग्ज़ाम में पेपर दे रहे होते तो आपको वो मैप पूरा दिखता है और उस जगह पे पॉइंट होता है कि इस जगह पे ये चीज़ें मिलती हैं। देन वो जगह कहाँ पे है वो आपको मैप अगर याद है, पॉलिटिकल मैप। इसलिए आप पॉलिटिकल मैप से सबसे पहली चीज़ आप ज़रूर याद करें कि आपको पूरे के पूरे 28 डिस्ट्रिक्ट, 28 स्टेट्स कहाँ पर हैं, कहाँ लोकेटेड होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। 28 में क्यों कह रहा हूँ, आपको पता होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर को अब क्या कर दिया गया है, यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया है। जम्मू एंड कश्मीर 2 अलग अलग टेरिटरी बन गई हैं। फाइन, यूनियन टेरिटरी। तो हमारे जो 29 स्टेट से एक घट के क्या हो गया, 28। दैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मायका, राजस्थान में अजमेर और बेवार में मिलता है। बिहार एंड झारखंड में कहाँ मिलता है, कोडरमा गया, नॉर्दर्न एज ऑफ द छोटा नागपुर प्लेट्यू, हजीराबाद। दैन आंध्र प्रदेश में नेल्लोर में मिलता है। उसकी भी मैप लोकेशन आप देख लीजिए। राजस्थान ये दिया हुआ है, झारखंड हजारीबाग, दैन नेल्लोर। देन टाइप ऑफ माइनिंग। आप इसमें मैंने एक और वीडियो डाला है, क्लास 7th या 8th का वीडियो है, उसमें आई हैव टॉक्ड अबाउट द माइनिंग। तो टाइप्स ऑफ माइनिंग देख लेते हैं। फर्स्ट ओपन पिट माइनिंग। ओपन पिट माइनिंग ये आपको दिख रही है, ऊपर से खुदाई चालू कर दो, खुद जाओ। सेकंड होता है क्वेरी। अ क्वेरी इज द सेम थिंग एज एन ओपन पिट माइन फ्रॉम विच मिनरल्स आर एक्सट्रैक्टेड। द ओनली डिफरेंस बिटवीन द two is that open pit mines that produce building material and dimension stones are commonly referred to as quarries। आप देखें यहाँ पे ओपन पिट खुदाई चालू कर दी, लेकिन जब हम बात करते हैं क्वेरीज की, क्वेरीज में कौन सी चीज़ें मिलती हैं हमें, बिल्डिंग मटेरियल्स मिलते हैं एंड डायमेंशन स्टोन्स मिलते हैं। सी दिस, जैसे आप बात कर सकते हैं लाइक दिस। यहाँ पे आपको क्या मिलते हैं, यहाँ पे आप अगर खुदाई करेंगे तो आपको मार्बल्स, ग्रेफाइट, ये सारी चीज़ें मिलती हैं, ग्रेनाइट सॉरी। फाइन। Then we comes to underground mine with shaft। underground mine with shaft, ये देखिए नीचे गड्ढा करते जाते हैं, अंदर 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 करते जाएंगे, अंदर से फिर आप क्या करते हो, तेल ऊपर निकालते हो। दिस इज कॉल्ड अंडरग्राउंड माइनिंग। देन रेट होल माइनिंग। मेघालय देयर आर लार्ज डिपॉजिट ऑफ कोल, आयरन ओर, लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट एक्सेट्रा। कोल माइनिंग इन जोवाई एंड क्षेत्रापुंजी इज done by family member in the form of a long narrow tunnel known as rat hole mining। यही टनल जैसे यहाँ पे आपने देखा, सेम टनल की जैसे यहाँ पे भी खुदाई की जाती है, लेकिन एक फैमिली के द्वारा या किसी के द्वारा, उनके फैमिली मेम्बर्स ही अपने घर पे ही या आसपास आपकी ज़मीन में गड्ढा करते हैं, उस गड्ढे पे नीचे खुदाई कर लेते हैं। इसमें ज़्यादा मशीन्स का आप यू कैन से यूज़ उतना नहीं होता। इम्पैक्ट ऑफ माइनिंग ऑन द हेल्थ ऑफ द माइनर एंड द एनवायरनमेंट। अब ये इंपॉर्टेंट है भाई,
कि इम्पैक्ट क्या होता है माइनिंग का, किसमें, हेल्थ ऑफ माइनर जो खुदाई कर रहे हैं वो सारे लोग, और हमारे एनवायरनमेंट को ऑब्वियसली डिग्रेड होगा अगर हम उसे क्या नहीं करेंगे, अपना काम करने के बाद, अपना फ़ायदा लेने के बाद उस माइन को अगर हम बंद नहीं करते हैं तो वो बहुत डेंजरस है, क्योंकि उनसे कंटिन्यूसली रेज आउट होती हैं, रेज निकलती हैं, रेडिएशंस निकलती हैं, जो हमारे लिए और एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। द डस्ट एंड नॉक्सियस फ्यूम inhaled by miner make them vulnerable to pulmonary diseases। आपके लंग्स से रिलेटेड डिजीजेज हो जाती हैं डस्ट और जो नॉक्सियस फ्यूम्स होता है, जो आप सांस लेते समय अंदर कर लेते हो, उसके कारण जो माइनर होते हैं उनको लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम होने लगती है। द रिस्क ऑफ कोलैप्सिंग माइन रूफ्स, इनंडेशन एंड फायर इन कोल माइंस आर द कॉन्स्टेंट थ्रेट टू माइनर। माइनर की जान को भी खतरा हो जाता है कि अगर कोलैप्स हो गया, अगर माइन हम गड्ढा कर रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है कभी ना कभी ऐसी हो जाते हैं एक्सीडेंट्स कि वो नीचे की तरफ धंस जाए, आग लग जाए कोल माइंस में। ठीक है, ये सारी चीज़ों में क्या होता है, माइनर को अपनी जान से हाथ धो बैठना होता है। द वाटर सोर्सेज इन द रीजन गेट कंटेमिनेटेड ड्यू टू माइनिंग। माइनिंग के कारण वहाँ पे जो आसपास वाटर रिसोर्सेज वो भी कंटेमिनेटेड होते हैं। डंपिंग ऑफ वेस्ट एंड स्लरी लेड टू डिग्रेडेशन ऑफ लैंड सॉइल एंड इंक्रीज इन स्ट्रीम एंड रिवर पॉल्यूशन। ऑब्वियसली जब आप डंप करोगे वेस्ट मटेरियल को, स्लरी में सब्सटेंस को किसी एक पर्टिकुलर जगह से, तो वहाँ पे लैंड आपका डिग्रेड हो रहा है, सॉइल आपकी ख़राब हो रही है और इंक्रीज़ हो जाता है। स्ट्रीम्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से पानी को बर्बाद कर देती हैं, क्योंकि पूरा गंदगी पानी में जाके मिलने लगता है बारिश के पानी से या कुछ और से। Stricter safety regulations and implementation of environmental law are essential to prevent mining from becoming a killer industry। इसलिए हम बोलते हैं कि आपको जो लॉज एंड रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, मानना चाहिए। Why conservation of mineral is the need of R। कंजर्वेशन ऑफ मिनरल क्यों ज़रूरी है आज के समय? ऑब्वियसली अगर हम कंजर्व नहीं करेंगे तो आने वाली जनरेशन को ये मिनरल्स देखने को नहीं मिलेंगे। लाइक वी टॉक अबाउट द पेट्रोलियम सब्सटेंसेस, अगर हम जो ये कार्बन फ्यूल्स होते हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं डे टू डे लाइफ में, अगर इसे हम इसी तरीके से बर्बाद करते रहेंगे, बर्बाद से आई मीन टू से ओवर एक्सट्रैक्शन करते रहेंगे, तो आने वाले समय को, आने वाली जो जनरेशन होगी वो पेट्रोल कभी देख ही नहीं पाएंगे। पेट्रोलियम सब्सटेंसेस कुछ भी उनको पता नहीं होंगे। वो वैसा ही होगा जैसे आज हमें डायनासोर फील होते हैं। एक समय पे ऐसा जानवर हुआ करता था, तो एक समय पे ऐसा लिक्विड हुआ करता था जिससे आग लग जाती थी, जिससे गाड़ियाँ चलती थी। ऐसा ही हो जाएगा। सो इसमें आपने लास्ट ईयर आपने पढ़ा भी है एजेंडा 21, ऑल दीज थिंग्स हमने पढ़ा है। तो कंजर्व आर रिसोर्सेज क्या किया था? Energy resources and energy resources. Energy resources can be classified as conventional and non-conventional sources. Basically जो energy resources है उसको दो टाइप में हमने तोड़ा है, conventional and non-conventional. Now conventional source of energy और दूसरी तरफ है non-conventional source of energy. हम differentiate कर देते हैं। The sources of energy which have been in use for a long time. Example coal, petroleum, natural gas and water. वो सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो हम बहुत ज़्यादा समय से यूज़ कर रहे हैं उसे हम कहते हैं कन्वेंशनल। जैसे हमने देख लिया कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड वाटर पावर। जब हम नॉन कन्वेंशनल की बात करते हैं, द रिसोर्सेज विच आर येट इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स। इट इंक्लूड सोलर, विंड, टाइडल, बायोगैस एंड बायोमास, जियोथर्मल। दीज आर सम एनर्जीज रिसोर्सेज जिनकी प्रोसेस अभी भी चल रही है और जो डेवलप हो चुके हैं, या हम बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ उन्हें यूज़ करते हुए, उन पे अभी भी रिसर्चेज चल रही हैं, कैसे हम उसे अच्छे से एफिशिएंटली यूज़ कर पाएँ, उसे हम कहते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नाउ कन्वेंशनल, दे आर एग्जॉस्टिबल एक्सेप्ट वाटर। भाई कन्वेंशनल सोर्सेज का मतलब है ये एक समय पे ख़त्म हो सकते हैं, पानी को छोड़ दिया जाए, मतलब ये सारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज नहीं हैं, पानी को छोड़ दें बस, एक अपवाद है पानी, वाटर। जब नॉन कन्वेंशनल सोर्स की बात करते हैं, दे आर इनएग्जॉस्टिबल, ये कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। दे कैन बी रिन्यूड। अब भाई हवा तो कभी बंद नहीं होगी, टाइड कभी बंद नहीं होंगे, बायोगैस कभी बंद होगी नहीं, सोलर एनर्जी कभी बंद नहीं होगी। जब तक हम हैं तब तक सोलर एनर्जी है, तब तक हम है, जब तक विंड है, क्योंकि इनमें से कोई एक भी चीज़ गई तो हमारी जान गई। नाउ कन्वेंशनल, दे कॉज पॉल्यूशन व्हेन यूज्ड एज दे एमिट स्मोक एंड ऐश। ये भाई क्या करते हैं, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि जब ये यूज़ होते हैं तो इमिट करते हैं बहुत ज़्यादा ऐश और स्मोक।
दे आर जनरली पॉल्यूशन फ्री, जो हम बात करते हैं नॉन कन्वेंशनल। नाउ कन्वेंशनल, they are very expensive to be maintained, stored and transmitted as they are carried over long distance through transmission grid। बहुत ज़्यादा महंगा है ये, अगर इसे मेंटेन करके रखना है, स्टोर करके रखना है, ट्रांसफ़र करना है एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि इनको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल या लेके ट्रांसमिट किया जाता है। नॉन कन्वेंशनल, दे लेस एक्सपेंसिव ड्यू टू लोकल यूज एंड ईजी टू मेंटेन। ऑब्वियस सी बात, सोलर एनर्जी यहीं पे जनरेट की यहीं पे यूज़ होगी, विंड एनर्जी यहीं पे जनरेट की यहीं पे यूज़ होगी, बायोगैस यहीं पे जनरेट की यहीं पे यूज़ होगी, तो इनको ज़्यादा दूर तक ले जाया नहीं जाता एंड दे आर लेस एक्सपेंसिव। मोस्ट कॉमन फ्यूल इन रूरल इंडिया, रूरल इंडिया में, रूरल मतलब गांव देहात में अगर हम बात करते हैं तो सबसे कॉमन कौन सा फ्यूल यूज़ होता है? एक होता है फायरवुड, दूसरा होता है कैटल डंग केक। कैटल डंग केक मतलब कंडे जो आप यूज़ करते हो, एंड फायरवुड जो आप जंगलों को नष्ट करके जनरेट करते हैं, कोल। मोस्ट एबंडेंटली अवेलेबल फॉसिल फ्यूल कौन सा है? कोल है। भारत में सबसे ज़्यादा एनर्जी जनरेट होती है वो आपकी कोल से होती है, थर्मल पावर प्लांट। देन होता है हाइड्रो पावर प्लांट से, हाइड्रो मतलब पानी। इट प्रोवाइड अ सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द नेशंस एनर्जी नीड। इट इज़ यूज्ड फॉर पावर जनरेशन to supply energy to industry as well as for domestic needs. India is highly dependent on coal for meeting its commercial energy requirement. That's what I have said. Formation, compression of plant material over millions of years. Formations का कैसा होता है? Millions of years लगते हैं कोल को बनने में। जो प्लांट मटेरियल होता है, जब ये सेडिमेंट्स बनते जाते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स एक के ऊपर जब परतें जम जाती हैं, मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट होने के लिए। इसलिए बोलते हैं कि इसे आपको एफिशिएंटली यूज़ करना है, जितनी ज़रूरत उतना यूज़ करो। ओवर एक्सट्रैक्शन हम अपनी ग्रीड के लिए आने वाली जनरेशन को इससे वंचित नहीं कर सकते। कोल फाउंड इन वैरायटी ऑफ फॉर्म्स, किस टाइम में किस वैरायटी में ये मिलता है हमें? फाउंड इन वैरायटी फॉर्म्स कार्बन कंटेंट के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो पहला होता है पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट इज द बेस्ट कोल फॉर्म, लेकिन सबसे ज़्यादा जो आपके देश में या हमारे देश में हर जगह जो यूज़ होता है दैट इज़ बिट्यूमिनस, क्योंकि एंथ्रासाइट जो हमारे देश में मिलता है जम्मू कश्मीर में, मेजरली जम्मू कश्मीर में मिलता है। सबसे अच्छे तरीका कोल होता है, जिसमें मोर देन 70% कार्बन कंटेंट मिलता है, तो मॉइस्चर बहुत कम होता है, तो ये मेनली एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। बिट्यूमिनस सबसे ज़्यादा डोमेस्टिकली और इंडस्ट्रियली यूज़ होता है हमारे यहाँ। और रॉक सीरीज़ अगर बात करते हैं तो एक मिलता है गोंडवाना और दूसरा मिलता है टेरेशियरी रॉक्स में। फाइन। कोल फाउंड इन वेराइटी ऑफ फॉर्म्स, दैट व्हाट वी हैव सीन। नाउ मैप वर्क हम देख लेते हैं। द मेजर रिसोर्सेज ऑफ गोंडवाना कोल विच आर मेटलर्जिकल कोल आर लोकेटेड इन दामोदर वैली। वेस्ट बंगाल और झारखंड में जो आपको दामोदर वैली दिख रही है, वहाँ पे आपको क्या मिलता है? मेनली कोल मिलता है मेटलर्जिकल फॉर्म में। फाइन। नाउ झारिया, रानीगंज, बोकारो आर इंपॉर्टेंट कोल फील्ड्स। बोकारो जहाँ पे आपने देखा होगा, दिस इज फाइन। महानदी, सोन, the Godavari, Mahanadi, Son and Wardha Valley also contain coal deposits. Tertiary coal occurs in northeastern states of Meghalaya, Assam, Arunachal Pradesh and Nagaland. Now petroleum deposits अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले जो हमें मिला था पेट्रोलियम प्रोडक्ट कहाँ मिलता है? बॉम्बे हाई, जिसे कहते हैं मुंबई हाई भी कहते हैं, बॉम्बे में है। फाइन। तो पेट्रोलियम इज ऑल्सो फाउंड इन फॉल्ट ट्रैप। ये हमें कहाँ मिलता है? फॉल्ट ट्रैप्स में मिलता है, बिटवीन पोरस एंड नॉन पोरस रॉक्स। नीचे से जहाँ पे चट्टानें दरार आ जाती है, वहाँ से आपको पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मिलते हैं। गैस बीइंग लाइटर यूजुअली अकर अबव द ऑयल। ऑयल के ऊपर आपको क्या मिलता है? गैस मिलती है, क्यों? लाइटर होती है। अबाउट 63% ऑफ इंडियाज पेट्रोलियम प्रोडक्शन इज फ्रॉम मुंबई हाई। दिस व्हाट आई वाज सेइंग। फाइन। 18% फ्रॉम गुजरात एंड 60% फ्रॉम असम। दिस इज द मैप। पावर प्लांट जो हमारे थर्मल पावर प्लांट है और न्यूक्लियर पावर प्लांट वो शो हो रहे हैं। ये आपके एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, आप इसे अच्छे से एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं। इंडिया इज फॉर्चुनेट टू हैव फेयरली रिच एंड वेरीड मिनरल रिसोर्सेज, बट दीज आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। इंडिया में अगर हम बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा रिच और वेरीड मिनरल मिलते हैं, बहुत तरह के मिनरल मिलते हैं, लेकिन इनका अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। कहीं पर कोल मिलेगा, कहीं पे आपको पेट्रोल प्रोडक्ट मिलेगा, कहीं पे न्यूक्लियर प्रोडक्ट्स मिलेगा, लाइक दैट। ब्रॉडली स्पीकिंग, पेनिनसुलर रॉक्स कंटेन मोस्ट ऑफ द रिजर्व्स ऑफ कोल, metallic minerals, mica and many other non-metallic minerals. Sedimentary rocks on the western and eastern
फ्लॉक्स ऑफ पेनिनसुला, पेनिनसुला के जो ईस्टर्न और वेस्टर्न साइड पे सेडिमेंट्री रॉक्स हैं इन गुजरात एंड असम हैव मोस्ट ऑफ द पेट्रोलियम डिपॉजिट्स। राजस्थान विद द रॉक सिस्टम ऑफ द पेनिनसुला हैज़ रिजर्व्स ऑफ मैनी फेरस मिनरल्स। राजस्थान की अगर हम बात करते हैं, जहाँ पे जो पेनिनसुलर रीजन के रॉक्स हैं वहाँ पे मेनली नॉन फेरस मिनरल्स मिलते हैं। द वास्ट एलुवियल प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया आर ऑलमोस्ट डिवॉइड ऑफ इकोनॉमिक मिनरल्स। जो इकोनॉमिक मिनरल्स हैं वो हमें कहाँ पे मिलते हैं, जो हमारा नर्दर्न प्लेन्स है, द ग्रेट नर्दर्न प्लेन जिसको हम बोल देते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन। These variations exist largely because of the differences in the geological structure, processes and time involved in the formation of minerals. Now, non-conventional energy resources. Just now we have talked about conventional and non-conventional difference देखा था। अब हम देखते हैं non-conventional energy resources कौन कौन से। Nuclear and atomic energy, तो uranium and thorium which are available in Jharkhand and Aravalli. The monazite sand of Kerala is also rich in thorium. Nuclear or atomic energy is obtained by altering the structure of atom. Fine. Then solar energy, the largest solar plant of India is located at Madhapur near Bhuj, where solar energy is used to sterilize milk canes. Fine. फोटोवोल्टिक, अब यूज़ कहाँ होता है, फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी कन्वर्ट्स सनलाइट डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी। टाइडल एनर्जी, ओशियनिक टाइड कैन बी यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। फ्लड गेट डैम्स आर बिल्ट अक्रॉस इनलेट्स। ड्यूरिंग हाई टाइड्स वाटर फ्लोज इनटू द इनलेट एंड गेट्स ट्रैप्ड विद द गेट्स इज क्लोज्ड। आफ्टर टाइड फॉल आउटसाइड द फ्लड गेट, the water retains by the floodgate flows back to the sea via a pipe that carries it through a power generating turbine, जिससे टर्बाइन आपकी घूमेगी। Gulf of Kutch provide ideal condition for utilization tidal waves or tidal energy. Then wind energy, the largest wind farm cluster is located in Tamil Nadu from Nagarcoil to Madurai. Nagarcoil and Jaisalmer are well known for effective use. Use wind to generate energy. Then non-conventional energy में और देख लेते हैं, सेम है। Then biogas, shrubs, farm waste, animal and human waste are used to produce biogas and for domestic consumption in rural areas. Decomposition of organic matter yields gas. बेसिकली अगर हम बात करते हैं बायोगैस को ही गोबर गैस भी कहा जाता है, जो बेसिकली मीथेन होता है, CH4. The plant using cattle dungs are known as gobar gas plants in rural India. These provide twin benefit to the farmer in the form of energy and improved quality of manure. जो आपको खाद के लिए भी यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल आप जब बनाते हैं ऐसे गोबर, बेसिकली गोबर एंड वेस्ट मटेरियल जो किसी पर्टिकुलर रूरल एरिया में उन लोग के घर का हाउस होल्ड डोमेस्टिक वेस्ट मटेरियल होता है, उसे उसमें डंप किया जाता है। एक तरफ से गैस निकल जाती है, नीचे जो आपका मिलता है बचा हुआ पदार्थ, वो वेस्ट मटेरियल जो आफ्टर रिलीजिंग ऑफ गैस वहाँ पे जो मिलता है सब्सटेंस, उसे हम कहते हैं मैन्योर। ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो दे यूज टू हैव इट। Geothermal energy. Geothermal energy refers to the heat and electricity produced by using the heat from the interior of the earth. जैसे आपने देखता है न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, बीच से सड़क रोड ज़मीन बीच से फट जाती है, नीचे तो गैस निकलने लगती है, दैट इज़ ओनली नोन एज जियोथर्मल एनर्जी। अगर इंडिया में देखते हैं तो हिमाचल प्रदेश में इसके बहुत ज़्यादा अभी रिजर्व्स मिल रहे हैं। Two experiments projects have been set up in India to harness geothermal energy. One is located in Parvati Valley near Manikram in Himachal Pradesh, and the other is located in the Poga Valley, Ladakh. Fine. So this was all about in this chapter. थोड़ा जिप्सम मैंने थोड़ा शॉर्ट में से समझाया है। आई होप बहुत ज़्यादा आसानी से आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा जितना मैंने आपको समझाया। इसके बाद आप एक बार रेफ़र कर सकते हैं NCERT, एंड आई एम डैम श्योर कि आप NCERT के अलावा कोई दूसरी बुक ना पढ़ें, बिकॉज NCERT में जितना दिया है उतना बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वो तो मोर देन सफिशिएंट है। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनी टॉपिक इन दिस चैप्टर, यू कैन डायरेक्टली
text me or you can directly DM me. Thank you.